तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 6 है और इस क्लास में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता वाली टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो पिछले 5 क्लासेस में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय देखे, इसका हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति का जो भी उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में जानकारी हम लोग लिए। इसके अलावा इस सभ्यता में जो भी उत्पन्न विवाद के कारण थे उसको देखे। उसके अलावा इस सभ्यता में जो है वो उद्भव के संबंध में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत था, वो हम लोग देखें। जैसे आपका विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव वाला मत देखे, इसके अलावा आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत देखे, उसके बाद हम लोग देसी क्रमिक सिद्धांत भी देखे। इसके अलावा हम लोग देखे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखे और इसके जो है प्रमुख स्थलों की हम लोग चर्चा किए। उसके बाद हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विशेषताओं की तरफ चल गए हम लोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान पढ़े, जिसमें हम लोग नगर नियोजन को डिटेल से पढ़े। सेकेंड, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन पढ़े थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन भी पढ़े और पिछली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन भी हम लोग देख लिए हैं, आर्थिक व्यवस्था। आज की क्लास में हम लोग जो है पिछली क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था और साथ ही साथ जो है वो आपका धार्मिक व्यवस्था, इस वाले टॉपिक को भी हम लोग देखे थे। आज की क्लास में हम लोग जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कला एवं स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कला और स्थापत्य के बारे में भी पढ़ेंगे जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। अगर हम लोग कला और स्थापत्य की बात करें तो इसमें हम लोग नगर स्थापत्य की बात करेंगे, इसमें हम लोग कला स्थापत्य की भी बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी पिक्टोग्राफी फॉर्म में यानी भाव चित्रात्मक, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ कुछ स्थापत्य देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका सार्वजनिक भवन, व्यक्तिगत भवन और कुछ कुछ विशिष्ट जो है वो स्थापत्य भी मिले हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में कला एवं स्थापत्य। कला और स्थापत्य की बात करें तो कला देखते हैं हम लोग यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कला भी देखने को मिलती थी। मंदिर में चित्रकारी करना ये हो गया आपका कला, और मंदिर बनाना ये हो गया आपका स्थापत्य। तो ऐसा एक मान्यता है, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा कला और स्थापत्य के बारे में भी। तो यहाँ के जो लोग हैं वो आपका कला और स्थापत्य में भी काफ़ी ज़्यादा निपुण थे। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कला एवं स्थापत्य, कला और स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे। कला मतलब हो गया आपका मंदिर में चित्रकारी करना या फिर पेंटिंग करना, वो हो गया आपका कला का पार्ट। वहीं अगर आप कहीं पे मंदिर बना दे रहे हैं, भवन बना दे रहे हैं, तो वो हो गया आपका स्थापत्य का पार्ट। तो कला भी इम्पॉर्टेंट है और स्थापत्य भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लीजिए। कला और स्थापत्य बताते हैं कि समाज, प्रकृति, मानव और ईश्वर के प्रति क्या विचार रखा जाता है या क्या विचार रखते हैं। तो जो आपका कला है और जो आपका स्थापत्य है, ये कला और स्थापत्य जो है वो बतलाता है कि समाज का प्रकृति के प्रति, मानव के प्रति और ईश्वर के प्रति कैसा विचार रखा जाता है इसमें। तो कला और स्थापत्य बेसिकली यही दिखाते हैं। जैसे अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति जो है वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति मिली है। तो हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो में एक आपका डांस करते हुए नृत्य की मुद्रा में एक नग्न स्त्री दिखाई देती है, जो कि एक कांसे की मूर्ति होती है। इसको हम लोग नटराज की मूर्ति भी बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ से मिला है आपका मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से जो आपका प्राप्त हुआ है नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है, जिसको नटराज की मूर्ति भी कहा जा रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो भैंसे और भेड़ की छोटी छोटी कांस्य जो है आपका प्रतिमाएँ भी बनी हुई मिलती है। तो भैंसे का, कुबर वाले सांड का, भेड़ का, इन सभी का भी जो है वो छोटा छोटा कांस्य की प्रतिमाएँ यानी कि कांस्य की मूर्ति देखने को मिली थी। कांस्य की यहाँ पे 2 ठो गाड़ियाँ भी, जो गाड़ी है, तो कांसे की यहाँ पे 2 गाड़ियाँ हड़प्पा एवं चंदहुदड़ो दोनों स्थानों से मिली है। तो एक आपका प्लेस है हड़प्पा और एक प्लेस है आपका चंदहुदड़ो। इन दोनों प्लेसेस से जो है वो आपका कांसे की 2 ठो गाड़ी भी मिला है, और बताया जाता है कि दोनों में कलात्मक जो है वो समानता देखने को मिल रही है। यानी कि जो हड़प्पा में और चंदहुदड़ो में जो भी आपका गाड़ी मिला है कांसे की, उन दोनों में जो आपका कला का यूज हुआ है उस कला में क्या मिलता है, सिमिलैरिटीज यानी कि समानता भी मिलती है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा मिली है, जो कि प्रस्तर
प्रस्तर कलाकृति को बतलाता है। तो अगर हम लोग बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की जो है वो प्रस्तर प्रतिमा मिली है। तो मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा मिली है, जो कि प्रस्तर कलाकृति को बतलाता है। तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि अलग अलग यहाँ पे इसको दर्शा रहा है। तो प्रस्तर प्रतिमा जो मिली है आपका मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला, तो वही बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा मिली है, यानी कि एगो हेड मिला है, ऐसा सर है, और वो सर जो है वो हेड जो है वो आपका दाढ़ी वाला होगा, ठीक है ना। और इस तरह करके माथा केवल मिला है हेड दाढ़ी वाला, और ये जो है वो आपका प्रस्तर कलाकृति को बतलाता है। यानी कि लोग जो है प्रस्तर समझो ना कि एक तरह से पत्थर में कलाकृति करते हैं, पत्थर को काट छाट के उसमें अलग अलग आकृति देते हैं, उसको किसी का चेहरा बनाते हैं पत्थर को ही काट काट के, अभी भी देखते होंगे ना। उसी तरह अगर देखा जाए तो हड़प्पा से 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियाँ भी मिली है। तो हड़प्पा जो जगह है वहाँ से पुरुष की मेल की 2 ठो अर्ध मूर्तियाँ भी मिली है, परंतु ऐसे विशिष्ट कलाकृति बहुत कम संख्या में मिली है। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में तो आपका बहुत सारा चीज़ मिला है, जैसे कि अगर हड़प्पा से देखें तो आपका 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियाँ भी मिली है, अर्ध मूर्तियाँ भी मिली है, लेकिन ये सभी जितने भी अवशेष है बहुत ही कम मात्रा में मिली है, बहुत की कम संख्या में मिली है, लेकिन मिला तो है लेकिन बहुत ही कम संख्या में मिला है। आगे देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के कला और स्थापत्य को निम्नलिखित आधारों पर वर्णन किया जा सकता है। अगर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का कला और स्थापत्य की बात करेंगे तो वो हम लोग अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हो जाएगा आपका नगर स्थापत्य, दूसरा हो जाएगा आपका कला स्थापत्य, ठीक है ना, नगर स्थापत्य और कला स्थापत्य। इसके अलावा तीसरा हो जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि, तो ये लिपि भी यहाँ पे देखने को मिलती है, तो तीसरा हो जाएगा आपका लिपि, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया था, क्या क्या बताया गया एक बार हम फिर से पढ़ देते हैं। जो कला है और जो स्थापत्य है वो बतलाते हैं कि समाज, प्रकृति, मानव और ईश्वर के प्रति क्या विचार रखा जाता है या क्या विचार रखता है जो समाज है, सो मानव के प्रति, प्रकृति के प्रति और ईश्वर के प्रति। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक या सबसे महत्वपूर्ण जो कलाकृति है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य मूर्ति है। इसके अलावा भैंसे और भेड़ की छोटी छोटी कांस्य प्रतिमाएं भी बनी हुई मिलती है। कांसे की 2 गाड़ियाँ जो है वो आपका हड़प्पा और चन्हुद्रो से मिली है और दोनों में कलात्मक समानता देखने को मिलती है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा मिली है। प्रस्तर प्रतिमा यानी कि पत्थर का एक प्रतिमा मिला है जिसमें केवल माथा दिख रहा है और वो भी दाढ़ी उसमें था। तो दाढ़ी वाले सिर की प्रस्तर प्रतिमा मिली है जो आपका प्रस्तर कलाकृति को भी दिखलाती है। प्रस्तर कलाकृति यानी कि पत्थरों को आपका नक्काशी के द्वारा बढ़िया एक चित्र बनाता है। हड़प्पा से 2 पुरुषों की अर्ध मूर्तियाँ भी मिली है, परंतु ऐसे विशिष्ट जो है कलाकृति है वो बहुत ही कम संख्या में मिली है। हड़प्पा सभ्यता के कला और अगर हम लोग स्थापत्य को बात करें तो वो हम लोग निम्नलिखित आधारों पर उसका वर्णन कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आ जाएगा आपका नगर स्थापत्य। तो पहला आ जाएगा आपका नगर स्थापत्य। नगर स्थापत्य को भी हम लोगों को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, वो क्या क्या है वो देख लीजिए। नगर स्थापत्य के बारे में बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो समस्त नगर है वो आपका ग्रिड प्लानिंग के अनुसार बनाए गए थे, यानी ग्रिड योजना के तहत बनाए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जितने भी स्थल है वो सभी आपका ये देख लीजिए ग्रिड प्लानिंग के तहत बनाए गए थे। सेकंड देखिए, भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया गया था। तो जो भी घर बनाए जा रहे थे उसमें आपका निश्चित आकार का जो है वो ईंटों का प्रयोग हो रहा था, साथ ही साथ इसमें जो है लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा था। फिर बताया जाता है कि जल निकासी व्यवस्था सिंधु सभ्यता का एक अद्वितीय विशेषता था। अद्वितीय यानी कि एकदम यूनिकनेस, ऐसा किसी और भी सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि ये जो था वो आपका हड़प्पा सभ्यता में एक यूनिक था, ठीक है। आगे देख लीजिए, बताया जा रहा है कि घरों के जो गंदे पानी हैं तो घरों के गंदे पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ भी बनाई गई थी। तो यहाँ पे जो गंदा पानी है उसको निकालने के लिए बाकायदा ढकी हुई नालियाँ भी बनाई गई थी। इसके अलावा देखिए, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सार्वजनिक भवनों का भी निर्माण किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर हम लोग देखिएगा तो यहाँ पे जो सिटी एरिया है
जो आपका नगर है, नगरों में सार्वजनिक भवन जो है उसका भी निर्माण किया गया था। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो विशाल स्नानागार, अन्नागार, ये सभी जो है सार्वजनिक भवन थे। इसके अलावा हम लोग देखें तो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार को प्रमुख इमारतों में गिना जाता है। तो जो भी विशाल स्नानागार मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में, खास करके मोहनजोदड़ो में मिले हैं, इन सभी इमारतों को प्रमुख इमारतों में इन सभी को गिना जाता है। और बताया जाता है कि जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो हम लोग देखें कि जो विशाल स्नानागार है ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। वहीं अगर हम लोग अन्नागार की बात करें तो वो आपका मोहनजोदड़ो से भी मिला है और आपका हड़प्पा से भी मिला है। इसके अलावा देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसमें स्नानागार के साथ साथ 3 और बरामदा भी था। तो ये जो आपका यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है, 20 स्नानागार में स्नानागार तो था ही साथ इसमें 3 और बरामदा भी था। यानी कि एक स्नानागार ऐसा होगा, इसमें 3 और बरामदा भी था। यहाँ पे ऐसा देख लीजिए 1 2 और ऐसा 3, इसमें 3 और बरामदा भी था, आने का रास्ता भी था एक तरह से, ठीक है। तथा वहीं पर कमरा, सीढ़ी और तालाब और कुआं भी स्थित था। बरामदा की बात करें तो यहाँ पे आंगन भी स्थित था। ये ऐसे है, यहाँ बीच में आपका आंगन हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे पूरा ये स्विमिंग पूल बन गया, स्नानागार बन गया है। यहीं पे देखिएगा तो आपका अलग अलग कमरा भी बना दिया गया है। यहीं पे कमरा है, यहाँ पे सीढ़ी वगैरह भी दिया हुआ है और बगल बगल में इधर कहीं कहीं किनारे तालाब वगैरह भी देखने को मिलता है। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार को प्रमुख इमारतों में गिना जाता है जो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ऐसा है कि इस में स्नानागार के साथ साथ 3 और बरामदा यानी कि आंगन भी था तथा वहीं पर कमरा, सीढ़ी, तालाब और कुआं भी स्थित था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात किए थे कि हड़प्पा सभ्यता के जो समस्त नगर है वो आपका ग्रिड पद्धति यानी कि ग्रिड प्लानिंग पे जो है वो आपका बेस्ड था। यहाँ पे जो सड़कें हैं वो आपका समकोण एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल में काटता था, एक दूसरे के समकोण में था। यहाँ पे जो मुख्य सड़कें थी वो आपका लगभग 34 फीट चौड़ी थी और मुख्य सड़कें जो है वो कई सारी गलियों से जुड़ी हुई थी। और जो आपका घरों के जो मेन गेट है वो आपका मुख्य सड़कों में ना खुलकर गलियों में खुला करते थे और हर एक जो गली है वो आपका 4 फीट से छोटा कोई भी नहीं था। फिर बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में ये देख लीजिए, आपका जो आपका बताया जाता है कि जो यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, यहाँ पे पूर्व नहीं होगा पश्चिम होगा। तो बताया जाता है जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता में जो पूर्वी भाग है वो थोड़ा सा निचला स्थल होता था और जो आपका पश्चिमी भाग है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ स्थल होता था। और यहाँ जो ऊंचा स्थल होता था और यहाँ पे जो है ना वो आपका ये एरिया पूरा दुर्गीकृत होता था, यानी कि दुर्ग होता था यहाँ पे बना हुआ, यानी कि बड़े बड़े इमारत होते थे, 4 दीवारी होती थी। तो ये इलाका जो था वो आपका दुर्गीकृत था। तो ऐसा मान्यता था कि यहाँ पे शायद हो सकते तो यहाँ पे व्यापारी लोग, बड़े वर्ग के लोग या बड़ी बड़ी जातियाँ के लोग यहाँ पे रहते होंगे, ऐसा मान्यता लगाया जा रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो सभी जो घर है वो आपका ग्रिड पद्धति पे थे, यानी कि एक इधर गली गया है, एक गली इधर गया है, एक गली इधर गया है और एक गली यहाँ गया है, ठीक है। बीच में ये आपका चौराहा रह गया। एक घर यहाँ पे बनाया गया है, एक घर यहाँ पे बनाया गया है, एक घर यहाँ पे बनाया गया है, एक घर यहाँ पे बनाया गया है। तो आपको इस घर से इधर जाना है आसानी, इस घर से इधर जाना है आसानी, इस घर से इधर भी जा सकते हैं, इस घर से इधर, फिर इस घर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है। ये इसमें देखिएगा जो आपका पश्चिमी इलाका है वो आपका थोड़ा सा दुर्गीकृत था, यानी कि यहाँ पे ऊंचे ऊंचे दीवार थे, ठीक है। और ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ भी क्षेत्र था, ऐसे होगा मान लीजिए इसको, ऐसा। ये ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र है, ये नीचे क्षेत्र है, या ऐसे मान लीजिए ना इसको, ऐसा। ये पश्चिमी हिस्सा मान लीजिए, ये ऊपर ऊपर उठा हुआ है, ये थोड़ा नीचे है, ऐसा है, ठीक है। तो आई होप ये वाला भी पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग आगे जो है वो मैप के माध्यम से भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैप्स के थ्रू आपको जो है वो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो ये सारा कुछ है जो आपका नगर स्थापत्य की चर्चा करता है, ठीक है। तो नगर स्थापत्य के बारे में बतलाता है। इसके बाद नगर स्थापत्य के बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा कला स्थापत्य की ओर चले जाते हैं। और कला स्थापत्य में क्या है वो देख लीजिए।
बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी के प्रयोग के साक्ष्य भी मिले हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है वो आपका सेल खड़ी यानी कि सेल खड़ी से ही चौक बनता है, चौक से हम लोग लिखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सेल खड़ी के प्रयोग के भी साक्ष्य मिले हैं और बताया जाता है। और यहाँ पे साथ ही साथ सोने और चांदी के आभूषण भी पाए गए हैं। तो कला स्थापत्य में भी ये लोग निपुण थे, क्योंकि यहाँ पे सोने और चांदी के आभूषण मिल रहे हैं। यहाँ पे सेल खड़ी जिससे चौक बनता है उसका भी प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ देखिए तो मोहनजोदड़ो से सोने के एकदम ढेर प्राप्त हुए हैं। मतलब मोहनजोदड़ो से सोने का एकदम खजाना मिला है, ढेर उसका मिला है, केवल सोना का। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में सोने को गलाकर निर्माण करने का जो कला है वो विकसित हो गया था। तो सोने को गलाना ये कला जो है वो लोगों को आता था। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि आपका जो है मतलब कि धातु को गलाना, धातु को पीटना, उसके ऊपर पानी चढ़ाना, ये सभी कला जो है वो लोगों को जानकारी में आ गया था। तो हड़प्पा सभ्यता में सेलकड़ी का प्रयोग हुआ है, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और सोने और चांदी के आभूषण भी पाए गए हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से तो बाकायदा सोने के ढेर प्राप्त हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि सिंधु सभ्यता में सोने को गलाकर निर्माण करने की जो कला है वो विकसित हो गई थी। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट देखिए, सिंधु सभ्यता में कांसे की कई मूर्तियां भी प्राप्त हुई थी जो कि कलात्मक रूप से उत्कृष्ट दिखती थी। तो यहाँ पे कांसे की मूर्तियां मिल रही है और कांसे की जो मूर्तियां मिल रही है वो कलात्मक रूप से काफ़ी ज़्यादा एकदम उत्कृष्ट थी, बहुत ही बढ़िया था। तो इस प्रकार से निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि तांबे और टीन को गलाकर कांसे का निर्माण करने की जो कला है वो विकसित हो गई थी। तो हम लोग जानते हैं कि तांबा जो है वो थोड़ा सा मुलायम धातु होता है, उसमें हम लोग टीन को मिला देते हैं तो एक नया धातु बनता है कांसा, जो कि बाकायदा तांबा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा मजबूत होता है। तो ये उन लोगों को पता था तभी ना कि धातु को कैसे हम लोग उसमें क्या मिलाएंगे, एक धातु में कुछ चीज़ मिलाकर एक नया धातु बनाया जा सकता है, धातु में पानी चढ़ाया जा सकता है, धातु को गलाया जा सकता है। ये सब जो कला है उन लोगों को पता चल ही गया था। इसके अलावा देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की बात करें तो सिंधु सभ्यता में मृदभांड निर्माण भी एक कला के रूप में विकसित हो गया था। तो मृदभांड यानी कि अगर हम लोग पोट्री की बात करें तो ये रहा आपका पोट्री। तो ये जो पोट्री है, पोट्री सिस्टम यहाँ बहुत ज़्यादा चलता था मृदभांड। तो मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन का जो निर्माण था वो भी कला के रूप में विकसित हो गया था। ये जो है मिट्टी के बर्तन वो हाथ से या फिर चाप दोनों से बनाए जाते थे। चाप हम लोग गोल गोल देखते हैं ना, पहिया वाला, जो कि कुम्हार के यहाँ रहता है। तो उसी तरह ये जो मृदभांड है वो आपका हाथ से और चाप दोनों से बनाए जाते थे। आगे देख लीजिए, हस्त निर्मित बर्तन यहाँ पे कम लिखते हैं, यानी कि हाथ से निर्मित किए गए जो बर्तन है वो आपका बहुत ही कम दिखता है। अधिकांश जो है वो आपका चाप से या फिर हाथ से बनाए गए हैं। और जबकि चाक ने अच्छा ठीक 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 सॉरी, यहाँ पे जो बर्तन है मृदभांड जो है वो आपका हाथ और चाक दोनों से बनाया जाता था। लेकिन हाथ से बनाए हुए जो हस्त निर्मित बर्तन है वो थोड़े कम मिले हैं, जबकि चाक निर्मित जो बर्तन है उसकी बहुलता यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मिला है। आप यहाँ पे थोड़ा बहुत PGW यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर की भी बात कर लीजिएगा, चित्रित धूसर मृदभांड की, कि मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद उसके ऊपर रंगीन जो है वो पेंट वगैरह करते थे और उसमें कुछ कुछ चित्रकारी वगैरह भी कर देते थे। आगे देख लीजिए, इनका जो दृष्टिकोण था वो कलावादी ना होकर उपयोगितावादी था। यानी कि लोग ज़्यादा ना डिजाइनिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे थोड़ा बहुत, लेकिन इन लोग ज़्यादा जो है फोकस उसका उपयोग पे करते थे। तो इनका जो अप्रोच था, दृष्टिकोण था, वो कलावादी ना होकर उपयोगितावादी था। तो इनका दृष्टिकोण कलावादी ना होकर क्या था, उपयोगितावादी था, जो कि पूरे सभ्यता की विशेषता थी। तो बताया जा रहा है कि इनका जो दृष्टिकोण है वो कलावादी ना होकर क्या था, उपयोगितावादी था। यानी इन लोगों का केवल यूज था, पर्पस था, इन लोगों का जो यूज केवल पर्पस के बेसिस पे था। तो यानी कि उसका दिखावा नहीं करना था, केवल जो काम का चीज़ है काम का उस काम भर यूज करना है, बस यही चीज़ है। तो इनका दृष्टिकोण कलावादी ना होकर उपयोगितावादी थी, जो कि पूरे सभ्यता की विशेषता थी एक तरह से। ये जो है वो मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। तो जो भी मृदभांड होते थे अधिकांशतः जो है वो आपका लाल या फिर गुलाबी रंग से कलर किए हुए रहते थे। कुछ को लाल रंग से पोत कर काले रेखाओं की चित्रित रेखा की जाती थी। तो देखिए ये आपका मिट्टी का बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया कि लोग लाल रंग से पोत दिया इसको, पहले मान लीजिए ये लाल रंग से ऐसे पोत दिया और इसके ऊपर जो है वो आपका काले रेखाओं से चित्र जो है वो कुछ कुछ कर दिया जाता था, डिजाइनिंग बना दिया जाता था। ऐसा देख लीजिए, काले रंग से डिजाइनिंग बना दिया, ठीक ना, इस तरह से। तो ये मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के होते थे। कुछ को लाल रंग से पोत कर काले रेखाओं से चित्रित किया जाता था, ठीक है।
आगे देखिए, मिट्टी के बर्तनों में पानी के घड़े, सुराही, प्याले, कुल्हड़ आदि शामिल थे। तो जो भी मिट्टी का बर्तन था उसमें क्या क्या, घड़ा मिलता था, सुराही मिलता था, प्याले मिलते थे और आपका कुल्हड़ इत्यादि वगैरह मिलते थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों से पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियां बड़ी संख्या में पाई गई है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो भी बस्ती मिला है हम लोगों को, उस बस्तियों में वहाँ पे ना पक्की हुई मिट्टी का भी जो है वो अलग अलग लघु मूर्तियाँ मिली, यानी कि पक्की हुई मिट्टी का हम लोगों को छोटी छोटी मूर्तियाँ भी बहुत ही अधिक संख्या में मिली हैं। साथ ही साथ विभिन्न पक्षियों, बंदरों, भेड़ों, मवेशियों तथा कुबड़दार जो सांड है जिसको वृषभ बोला जा रहा है उसका, इसके अलावा कुबड़ रहित वृषभ, इन सभी का यहाँ पे मूर्तियाँ मिली हैं। तो मिट्टी का, पक्की हुई मिट्टी का जो है वो बर्तन भी बनाया जाता था, मूर्ति बनाया जाता था, लघु मूर्तियाँ, वो बहुत ही अधिक मात्रा में मिला था। और इसमें हम लोग पक्षी, बंदरों का, भेड़ों का, मवेशियों का, कुबड़दार और कुबड़ रहित वृषभ, इन सभी का मूर्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर बात करें तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि जो है आपका ये सिंधु सभ्यता में कला का एक उत्कृष्ट रूप मोहर है। तो हम लोग जब मोहरों की बात करते हैं, इंस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, तो कला का एक उत्कृष्ट रूप है वो है आपका मोहर या फिर मोहर। फिर बताया जाता है कि पूरे सिंधु सभ्यता में लगभग 2000 से भी अधिक मोहरें यहाँ पे प्राप्त हुई है। तो पूरे सिंधु सभ्यता में लगभग 2000 से भी ज़्यादा जो है वो इंस्क्रिप्शन यानी कि मोहरें जो है वो प्राप्त हुई है। मोहरें सामान्यतः चौकोर होती थी। तो जो आपका मोहरे है वो कैसा होता था, चौकोर, अधिकांशता जो है वो चौकोर होती थी और सेलखड़ी की बनती थी। तो ये जो मोहरे हैं वो किससे बनती थी, सेलखड़ी से बनती थी। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो है वो आपका अधिकांश जो मोहरे हैं वो, अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मुहर है, मोहरे, वो आपका हड़प्पा से मिला है, ठीक ना, सॉरी, मोहनजोदड़ो से मिला है। लेकिन अगर हम लोग देखें अभिलेख युक्त अगर मोहरों की बात करें तो वो आपका हड़प्पा से ज़्यादा मिला है, ठीक है। अब पूरे सभ्यता में लगभग सिंधु सभ्यता में लगभग 2000 से भी ज़्यादा मोहरें प्राप्त हुई हैं, जो कि चौकोर बनती थी और ये सेलखड़ी से ही निर्मित की हुई रहती थी। कुछ मोहरें जो है वो आपका गोल और बेलनाकार भी था। तो अधिकांशता तो ऐसा चौकोर ही था, कुछ कुछ आयताकार भी था, कुछ कुछ जो है वो आपका ऐसा था बेलनाकार, और कुछ कुछ जो है वो आपका गोल गोल भी था, अलग अलग डायरेक्शन में था। इन मोहरों में विभिन्न प्रकार की चित्र एवं कलाकृतियाँ भी मिलती थी। तो ये जो मोहरे हैं इसमें चित्रकारी भी देखने को मिलता था और इसमें अलग अलग कलाकृति भी देखने को मिलती थी, जो हड़प्पा सभ्यता में चित्रकारी कला को भी संदर्भित करता है। तो हड़प्पा काल में ना चित्रकारी यानी कि पेंटिंग भी लोग करते थे, इसको भी ये बतलाता है। तो इन मोहरों में विभिन्न प्रकार की चित्र एवं कलाकृतियाँ मिली थी, जो कि हड़प्पा सभ्यता में चित्रकारी कला को भी संदर्भित करता है। अगर हम लोग इसके अलावा देखें तो वहीं कुछ मोहरे में लिपियाँ भी उत्कीर्ण थी। तो कुछ कुछ मोहरों में जो है वो आपका लिपि भी उत्कीर्ण था, यानी कि लिपि भी हम लोगों को देखने को मिलता है अलग अलग मोहरों में। इसके अलावा देख लीजिए, इतनी उत्कृष्टता के बावजूद हड़प्पा की जो है कलाकृतियाँ वो निराशाजनक है, क्योंकि पाई गई कलाकृतियों की संख्या सीमित है तथा अभिव्यक्ति में विविधता नहीं मिलने के कारण इसको जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसको आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लिपि मिला है उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये लोग क्या लिखे हैं एग्जैक्ट। तो ये बताया जा रहा है कि इतना उत्कृष्ट था यहाँ का लिपि, यहाँ का कलाकृति, यहाँ का कला स्थापत्य, फिर भी हम लोगों को हड़प्पा की जो कलाकृतियाँ हैं इसके बारे में निराशाजनक रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कलाकृति मिली है वो बहुत ही सीमित मात्रा में मिली है, और जो मिली भी है उसको अभिव्यक्ति में अलग अलग, उसको जो अभिव्यक्ति यानी कि अलग अलग उसके एक्सप्रेशन में विविधता, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जिसके कारण से अभी तक उसको जो है वो पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये बताया जा रहा है कि इतनी उत्कृष्टता के बावजूद हड़प्पा की कलाकृतियाँ निराशाजनक है, क्योंकि पाई गई कलाकृतियों की संख्या सीमित है तथा अभिव्यक्ति में विविधता नहीं मिलने के कारण इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसके अलावा देख लीजिए, सिंधु सभ्यता की कला और स्थापत्य की महत्वपूर्ण विशेषता सादगीपूर्ण और उपयोगितावादी होना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम लोग बात करें कला और स्थापत्य की, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि इनका जो जीवन था, सबसे मेन विशेषता तो यही है कि ये पूरी तरीके से सादगीपूर्ण और आपका केवल और केवल उपयोगितावादी पे ही निर्भर था। आगे देखिए तो यहाँ पे कोई भी भवन केवल देखने और स्मारक के रूप में नहीं मिलता था।
देखो कोई भी भवन जो है वो केवल देखने दिखाने के लिए नहीं था, वो सभी जो है वो उपयोगितावादी ही था, सादगीपूर्ण था। तो कोई भी भवन केवल देखने और स्मारक के रूप में नहीं मिलता है, बल्कि जो है वो उनके जीवन में किसी ना किसी अंग के रूप में वो उसका जो उपयोग सुनिश्चित जो है वो करता हुआ दिखता है। यानी कि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बनाया गया था जो आपका विलासिता के लिए हो। सारा चीज़ जो है, जो भी भवन मिल रहे हैं, जो भी स्नानागार मिल रहे हैं, या फिर जो जो भी बड़े बड़े इमारत मिल रहे हैं, वो केवल देखने योग्य नहीं थे, देखने के लिए, प्रदर्शनी के लिए नहीं थे। उनका जो है उनके जीवन से किसी ना किसी अंग के रूप में वो उसके उपयोग को सुनिश्चित करते थे। यही कारण है कि इमारतों के सौंदर्य पर बहुत ही अधिक ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, उनको सौंदर्यकृत नहीं किया गया था, स्मार्ट नहीं, सुंदर नहीं बनाया गया था, उनके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया था, केवल उसका उपयोग पे जो है वो आधारित था। लेकिन अनुपात, डिजाइन, तकनीक इत्यादि उत्कृष्ट थी। लेकिन कुछ भी बोलो, इनका जो अनुपात था, रेशियो एक जैसा मिलता था, डिजाइन भी लगभग ठीक ठाक था, और इनका तकनीक भी बहुत ज़्यादा उन्नत था। उतना 1000 साल पहले अगर ऐसा तकनीक था उन लोगों के पास तो बहुत ही बढ़िया था ना। तो यही चीज़ है। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये लोग धातु कला में भी निपुण थे। तांबा, पत्थर, तांबा से फिर कांसा बनाते थे, धातु को गलाते भी थे, उसको मिश्रण भी करते थे, ये सभी में ये लोग निपुण थे। अगर हम लोग कला की बात करें तो पलस्तर की बात करते हैं, यानी पत्थर को में नक्काशी करके एक आपका दाढ़ी वाला चित्र बना दिए थे, सर, माथा। इसके अलावा आपका देखें तो सेलखड़ी से मुहर वगैरह बनता था और इस पर चित्र वगैरह बनाते थे, और यहाँ पे लिपि भी लिख देते थे। मृदभान कला में भी लोग निपुण थे। अब मृदभान कला में बात करें तो आपका मिट्टी के बर्तन बनाते थे, हाथ से भी, चाप से भी। चाप से बने हुए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो हस्त मतलब कि हाथ से निर्मित, यानी कि हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तनों की संख्या में वो ज़्यादा ही थे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग स्थापत्य की और कुछ कुछ बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है कि यहाँ पे कुछ कुछ जो है वो आपका सार्वजनिक स्थापत्य भी था, कुछ कुछ आपका व्यक्तिगत स्थापत्य भी था, और कुछ आपका विशिष्ट था, यानी कि एकदम बहुत यूनिक। जैसे कि अगर हम लोग सार्वजनिक की बात करें तो जो आपका सभा कक्ष है, स्नानागार है, अन्नागार है, ये सभी आपका सार्वजनिक भवन के रूप में था, यह सार्वजनिक था स्थापत्य। वहीं अगर हम लोग व्यक्तिगत की बात करें तो यहाँ पे आपका भवन हो गए, मकान हो गए, ये सभी आपका व्यक्तिगत था। वहीं अगर हम लोग विशिष्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका नाली मिलता है, जल प्रबंधन मिलता है, सड़कें मिलती है, गोदीवाड़ा जो कि बंदरगाह है वो, स्टेडियम भी मिला है आपका। इसके अलावा दीप खंबे के जो है स्तंभ मिलते हैं, या फिर दीप खंबा बोलो या फिर दीप स्तंभ बोलो, स्ट्रीट लाइट, ये सभी यहाँ पे विशिष्ट था। तो सार्वजनिक भी था, व्यक्तिगत भी था, विशिष्ट था। सार्वजनिक में भी ज़्यादा जो है वो आपका डिजाइन वगैरह नहीं बनाया गया था, ज़्यादा उसके ऊपर सौंदर्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया था। व्यक्तिगत भवन जो था वो भी ज़्यादा आपका सादा ही था, वो ज़्यादा अलंकृत नहीं होता था, ये भी केवल और केवल आपका उपयोगितावादी ही था। और ये जो भवन है वो आपका ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी इत्यादि से ही भवन को बनाया जाता था। तो इसको भी थोड़ा आप बता दीजिएगा। स्थापत्य को हम लोग सार्वजनिक स्थापत्य में भी, व्यक्तिगत स्थापत्य में भी और विशिष्ट में भी हम लोग बांट सकते हैं। और चाहे तो आप दो दो तीन तीन लाइन यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपको अगर बढ़ाना होगा तो यहाँ पे आप स्थापत्य को भी थोड़ा सा दो दो तीन तीन लाइन में यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो सार्वजनिक भवन में सभा कक्ष, स्नानागार, अन्नागार के बारे में लिख दीजिएगा थोड़ा सा दो दो लाइन। और व्यक्तिगत भवन में जो भवन है, मकान है, इसके बारे में जो कि ज़्यादा अलंकृत नहीं होता था, ये सादा सुदा होता था, उपयोगितावादी था, ये सभी यहाँ पे आप बता दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, वो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में जो आपका लिपि का प्रयोग हुआ है वो। ये जो लिपि है ये भी आपका इसी में आता है, कला एवं स्थापत्य के अंतर्गत ही आता है। तो बताया जाता है कि हड़प्पा वासी जो लोग हैं वो चित्रात्मक या फिर चित्राक्षर लिपि का प्रयोग करते थे। तो ये लोग चित्रात्मक यानी कि पूरी तरीके से जो है वो आपका पिक्टोग्राफी की क्या करते थे, पिक्टोग्राफी का यूज करते थे। उन्हें दाएं से बाएं और लिखा जाता था, यानी कि इधर से लिखना स्टार्ट करते थे और इधर जाते थे, यानी कि एक तरह से देखिए लोग ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग करते थे। और बताया जाता है कि जिसमें पंक्तियाँ बदलने में दिशा उल्टी कर दी जाती थी, यानी कि एक बार इधर से इधर गए, अब हम लोग को पंक्ति बदलना है तो अब इधर से इधर जाएंगे, फिर पंक्ति बदलना तो इधर से इधर आएंगे, फिर पंक्ति बदलना इधर से इधर जाएंगे। तो यही जो है वो प्रायः चलते रहता था। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा जो वासी है वो चित्रात्मक या फिर चित्राक्षर लिपि का प्रयोग करते थे, और उन्हें जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था। और जब पंक्तियाँ बदला जाता था तो जिसमें पंक्तियाँ बदलने में दिशा भी जो है वो उल्टी कर दी जाती थी। ठीक ना, ये आपको याद रखना है। आगे देख लीजिए। बताया जाता है कि इसमें बहुत संक्षिप्त, यहाँ पे बहुत
संक्षिप्पन लेख मिलते थे और कोई भी द्विभाषी लेख यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। द्विभाषी लेख यानी कि जो एक वर्ड जो है वो दोबारा रिपीट नहीं हुआ है, अगेन एंड अगेन उसका रिपीट नहीं हुआ है, एक बार जो शब्द लिखा गया है वो आगे नहीं मिलेगा, तो ये द्विभाषी लेख यहाँ पे नहीं मिलता है। आप देखते होंगे ना, आप एक टेक्निक देखते होंगे जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे ब्रूस्टोफेडन। क्या बोलते हैं, ये देख लीजिए टेक्निक, इसको बोला जाता है आपको बोला जाता है बुस्ट्रोफेडन। एक तकनीक है आपका बुस्ट्रोफेडन। ये तकनीक में क्या है, आप ऐसा लिखना स्टार्टिंग कीजिएगा, देख लीजिए ऐसे ऐसे लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से लिखते लिखते इधर गए, फिर इधर से इधर आए, इधर गए, फिर इधर आए, फिर इधर गए, फिर इधर आए। इसको बोला जाता है आपका बुस्ट्रोफेडन। यहाँ से लिखना स्टार्ट किए थे, फिर यहीं से गए, और इसमें जो है वो आपका इसका दायां से लिखना स्टार्ट होता था, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से जो है वो इधर गया, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से वापस इधर ही आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं बुस्ट्रोफेडन। तो हड़प्पावासी जो है लोग हैं वो आपका बुस्ट्रोफेडन लिपि का प्रयोग करते थे, और इसके जो लिखावट होता था बहुत ही संक्षिप्त होता था, साफ सुथरा होता था, और यहाँ पे कोई भी जो है वो द्विभाषी लेख का प्रयोग ये लोग नहीं करते थे। तो द्विभाषी लेख का जो प्रयोग है बहुत ही कम मात्रा में करते थे। तो बताया जा रहा है कि इसमें बहुत संक्षिप्त लेख हम लोगों को मिले हैं और कोई भी द्विभाषी लेख का प्रयोग नहीं किया गया है, और इसी कारण इसे पढ़ा भी नहीं जा सका है। क्योंकि अगर एक शब्द को दोबारा लिखा रहता है तो कहीं अगर एक जगह नहीं पढ़ पाए तो शायद हो सके दूसरा जगह हम लोग पढ़ पाते, लेकिन द्विभाषी लेख लिखा ही नहीं गया है, एक शब्द को दोबारा लिखा ही नहीं गया है, इस कारण से इसको अभी पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन लिपि में स्पष्टता, विस्तार और विभिन्नता देखने को मिलती है। तो लेकिन अगर हम लोग लिपि की बात करें तो इनका जो लिपि है वो बहुत ही इसमें स्पष्ट था, बहुत ही विस्तार पूर्वक था, और उसमें अलग अलग विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जो कि इसके अत्यधिक प्रयोग किए जाने का प्रयोग है। तो बताया जा रहा है कि अगर आप उसको बार बार प्रयोग कीजिएगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ सुधार होते रहेगा। तो वही यहाँ पे जो लिपि है, लिपि में क्या मिलता है, स्पष्टता मिलता है, लिपि में विस्तार मिलता है, और विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है, जो कि इसके अत्यधिक प्रयोग किए जाने को भी ये लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो ये आपका हो गया इसके बारे में। आई होप ये वाला जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है वो हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं नेक्स्ट। तो आई होप सिंधु सभ्यता में लिपि का भी जो है, लिपि वाला टॉपिक है वो अभी आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग पढ़ते हैं क्या, तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन कैसे हुआ। आखिर इतना बड़ा, इतना विकसित और इतना बढ़िया कोई भी सभ्यता था, इस सभ्यता का पतन आखिर हुआ तो कैसे हुआ। तो बताया जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन को लेकर विद्वानों में अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो यहाँ पे अलग अलग विद्वान हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो पहला विद्वान का नाम है मार्शल मैक, इनका कथन याद करिएगा। दूसरा है आपका एटी लैम्ब्रिक, तो एटी लैम्ब्रिक का भी जो कथन है इनको भी आप थोड़ा सा याद कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। तीसरा अगर बात करें तो वो है आपका डीपी अग्रवाल, तो डीपी अग्रवाल का भी क्या कहना था इसको भी आप याद रखिएगा। चौथा की बात करें तो वह है आपका वेहलर साहब, और वेहलर साहब का भी जो कथन है इसको भी आप याद रखिएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मार्शल मैक की बात करें तो मार्शल मैक आदि विद्वानों ने इसके पतन के लिए बाढ़ की बात कही है। तो मार्शल मैक जो है वो फ्लड को इसका कारण बताया है, यानी कि बाढ़ को इसका जो है वो कारण बताया है, बाढ़ को। और बार बार बाढ़ आने के कारण जो है आने के साक्ष्य भी खोजे गए थे। तो मार्शल मैक आदि विद्वानों ने इसके पतन के लिए बाढ़ की बात कही है, और बार बार बाढ़ आने के साक्ष्य भी खोजे गए थे। जबकि एक और वैज्ञानिक है आपके जिसका नाम है, मतलब एक और इतिहासकार है जिसका नाम है रेइकस, जबकि रेइकस ने इस बाढ़ को भूकंपीय बाढ़ माना था। तो एक और विज्ञानी थे यहाँ पे, मतलब सॉरी, एक और यहाँ पे हिस्टोरियन थे जिनका नाम था रेइकस। रेइकस का मानना था कि ये रेइकस जो है वो बोलते हैं, रेइकस जो है वो इस बाढ़ को भूकंपीय बाढ़ माने थे, जिससे बोला जाता है कि जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और सामान्य जनजीवन जो है वो कठिन हो गया था, और कठिन से भी ज़्यादा कठिनतम हो गया, कठिन से कठिनतम हो गया, और कठिनतम से धीरे धीरे नामुमकिन हो गया। तो ये इनका मानना है। तो मार्शल मैक बाढ़ मानते हैं, रेइकस बाढ़ मानते हैं, बोलते ये जो बाढ़ है बाढ़ को भूकंपीय बाढ़ मानते हैं। बोला जाता है कि इससे जो जल स्तर था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और लोगों का जो सामान्य जनजीवन था वो कठिन से कठिनतम बन गया, और कठिनतम से एकदम नामुमकिन हो गया, फिर लोग मर ही गए।
इसके अलावा एटी लैम्ब्रिक है। एटी लैम्ब्रिक जैसे विद्वानों ने सिंधु नदी के मार्ग परिवर्तन को पतन का कारण बताया। तो एटी लैम्ब्रिक है, वो बोलता है कि जो सिंधु नदी है इसका क्या हो गया, मार्ग परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ये सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। परंतु व्याख्या केवल मोहनजोदड़ो का ही कर सके, क्योंकि अन्य स्थलों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम लोग देखें तो मोहनजोदड़ो जो शहर है वो आपका सिंधु नदी के किनारे है। तो वो बोला कि सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया, जिसके कारण से आपका ये सभ्यता जो है वो पतन हो गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सिंधु नदी के किनारे केवल आपका मोहनजोदड़ो था। अगर सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन हो गया तो पानी यहाँ इन लोगों को नहीं मिल रहा था, तो ये सिंधुवासी लोग परेशान हो गए होंगे। लेकिन और भी जो अलग जगह था, जैसे कि आपका हड़प्पा, वो आपका रावी नदी किनारे था। फिर और जितना भी प्लेस था भारत में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, वो सभी को ये सूटेबल नहीं बैठ रहा था। तो एटी लैम्ब्रिक का कहना था कि ये सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन के होने के कारण इसका पतन हो गया है। लेकिन ये बात केवल और केवल मोहनजोदड़ो के लिए ही सूटेबल बैठ रहा था, अन्य जगहों के लिए नहीं। फिर देख लीजिए एक और इतिहासकार है डीपी अग्रवाल। तो डीपी अग्रवाल बोलते हैं कि डीपी अग्रवाल जैसे विद्वान जो है वो घग्गर और आपका हाकरा क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता के समृद्धि एवं विकास का मूल मानते हैं, और इस क्षेत्र में घग्गर नदी के सूखने एवं बढ़ती शुष्कता को सिंधु सभ्यता के पतन का ये लोग जिम्मेदार ठहराते हैं, और इस विचारधारा में विवर्तनिक को भी एक संभाविक कारण माना जाता है। तो बताया जा रहा है, देखिए डीपी अग्रवाल बोलते हैं, उनके जैसे और भी जो इतिहासकार है वो बोलते हैं कि जो आपका घाघरा और जो आपका हाकरा वाला जो क्षेत्र है, यानी कि घाघरा और हाकरा वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को जो है वो हड़प्पा सभ्यता का समृद्धि और विकास का मूल मानते हैं। यानी कि घाघरा और आपका जो हाकरा वाला क्षेत्र है, उसी कारण ये हड़प्पा सभ्यता समृद्धि हुई और ये विकसित हुई और भी फली फूली। लेकिन बाद में घाघरा जो हाकरा नदी है ये सूख गया, जिसके कारण यहाँ पे शुष्कता बढ़ने लगी यहाँ पे, और इसके कारण जो सिंधु सभ्यता का जो है पतन हो गया, और यहाँ पे जो है लोगों का जीना मुश्किल हो गया था। और इस विचारधारा में विवर्तनिक को भी अपनाया गया, बोला गया कि यहाँ पे और भी कुछ परिवर्तन हुए होंगे। तो डीपी अग्रवाल बोले कि घाघरा और हाकरा क्षेत्र में सिंधु सभ्यता जो है पहले निवास करती थी, जिससे वहाँ पे समृद्धि और विकासात्मक जो है वो वहाँ पे होते रहते हैं, विकास होते गए थे। बाद में इस क्षेत्र में घाघरा नदी सूख गया और यहाँ से शुष्कता बढ़ी, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया, फिर ये सभ्यता खत्म हो गई। ये डीपी अग्रवाल का कहना है। वहीं अगर हम लोग देखें तो एक और आपके इतिहासकार है जिनका नाम है व्हीलर। तो व्हीलर आदि विद्वानों ने आर्यों के बार बार आक्रमण को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। तो एक और इतिहासकार है व्हीलर। व्हीलर जो है वो बोलते हैं कि आर्यों का बार बार आक्रमण हो रहा था, और इस आक्रमण को ये लोग जो है वो हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं। इसके अलावा एक और इतिहासकार है जिनका नाम है फेयर सर्विस। तो फेयर सर्विस जो है वो मतलब बोलते हैं कि फेयर सर्विस जैसे विद्वान जो है वो बोलते हैं कि ये जो सभ्यता है वो विस्तृत विवेचना और उसकी जनसंख्या, संसाधन, उसके प्रयोग आदि के आधार पर की, और पारिस्थितिकी असंतुलन तथा अविवेकशील संसाधनों का दोहन नगरीकरण के पतन का कारण माना। यानी कि देखिए अभी तक जितने भी इतिहासकार जो भी बात बोले हैं, इनमें से सबसे बेहतर अगर कोई बात बोला है तो वो आपका फेयर सर्विस है। फेयर सर्विस जो जैसे जो भी विद्वान हैं उनके विचारधारा के संबंधित उनका मानना था, ये जो सभ्यता है इस सभ्यता की विस्तृत विवेचना उसके जनसंख्या और उसके संसाधनों के आधार पर किया। यानी कि जितना जनसंख्या था और कितना जनसंख्या था उस समय और कितना संसाधन था उस समय अवेलेबल, उसके आधार पे ये सब बात बोला है, एकदम लॉजिकल बात। तो बोला है कि यहाँ पे पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ होगा, तो जिससे उत्पादन वगैरह थोड़ा सा कम हो गए होंगे, लोगों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही होगी, संसाधन उनके पास सीमित होंगे, फिर जो है वो आपके लोगों के पास भूखमरी जैसी समस्या आ गया होगा, और लोगों के पास जो है वो विवेक नहीं था, तो लोग संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते जा रहे थे। तो एक समय जाकर संसाधन खत्म हो गया होगा, समाप्त हो गया होगा, और इतना बड़ा जो है नगरीकरण उसका पतन हो गया होगा। ये जो है वो फेयर सर्विस का मानना था। तो फेयर सर्विस जैसे विद्वानों ने इस सभ्यता की विस्तृत विवेचना उसकी जनसंख्या, उसके संसाधन के प्रयोग आदि के आधार पर किया, और पारिस्थितिकी असंतुलन तथा विवेकशील संसाधनों का दोहन जो है वो नगरीकरण के पतन का मुख्य कारण माना। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए तो बताया जा रहा है कि प्रमुख नगरों के पुरातात्विक उत्खननों से स्पष्ट हो चुका है कि इनका क्रमिक विकास हुआ है, मतलब क्रमिक ह्रास हुआ है। ये सभी तो इतिहासकार क्या क्या माने हैं वो सभी बता दिया गया आपको।
लेकिन बाद में फिर बताइएगा कि प्रमुख नगरों का जब पुरातात्विक उत्खनन हुआ तो पुरातात्विक उत्खनन से ये स्पष्ट हो गया है कि इनका जो है वो आपका क्रमिक ह्रास हुआ है। एकाएक इन लोग का ह्रास नहीं हुआ है, क्रमिक ह्रास हुआ है। गलियों का विभाजन, अवशेषों में कमी, रास्तों की अवरुद्धता जैसे चिन्ह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इत्यादि जगहों में प्राप्त हुआ। यानी कि पहले गली का विभाजन बहुत ही सूटेबल था, अब जैसे तैसे हो गया। उसके बाद पहले अवशेष बहुत ज़्यादा मिलते थे, अब अवशेष थोड़े से कम मिलने लगे। रास्ते पहले बहुत ही चौड़े चौड़े हुआ करते थे, अब रास्तों की अवरुद्धता, ये सभी जो चिन्ह हैं वो आपका अलग अलग जगहों से जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा इत्यादि जगहों से प्राप्त होने लगा। फिर बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो तो अपने पतन काल तक 25 हेक्टेयर से सिकुड़कर मोहनजोदड़ो तो अपने पतन काल तक 85 हेक्टेयर से सिकुड़कर मात्र 3 हेक्टेयर तक मात्र जो रह गया। कि यानी कि इतना बड़ा जो है 85 हेक्टेयर तक फैला हुआ था, 85 हेक्टेयर तक फैला हुआ था आपका मोहनजोदड़ो। और जब उसका पतन आ रहा था तो पतन आने के समय धीरे धीरे ये 85 हेक्टेयर से सिकुड़कर मात्र 3 हेक्टेयर तक ये पहुंच गया। और ये एकदम यहाँ पे जो पूरा जनजीवन था वो पूरा अव्यवस्था यहाँ पे फैल गई थी, अस्त व्यस्त हो गया था। तो बताया जा रहा है कि मोहनजोदड़ो तो अपने पतन काल तक 85 हेक्टेयर से सिकुड़कर 3 हेक्टेयर तक ये मात्र रह गया था। और हड़प्पा के नगरीय जीवन के बाद नए जन समूह का पता चला है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय जीवन था, इस नगरीय जीवन के बाद फिर से ग्रामीण जीवन का विकास होता है और जो है वो नए नए जनसमूहों का यहाँ पे पता चलता है। बताया जाता है कि क्रमिक ह्रास का जो चिन्ह है वो हाकड़ा क्षेत्र में भी मिला है, जहाँ परिपक्व काल में 174 बस्तियाँ थी, जो कि बाद में यहाँ पे मात्र 50 गो बस्तियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहाँ पे? तो आपका हाकड़ा क्षेत्र में। इसको भी आप याद रखिएगा। तो देखिए क्या बोला गया वो समझिए थोड़ा सा, कि हड़प्पा सभ्यता का विकास भी क्रमिक हुआ है और इसका ह्रास भी जो है वो आपका क्रमिक हुआ है, एकाएक नहीं हुआ है। पहले विद्वान बोलते थे कि ये आपका एक चमत्कारी मस्तिष्क का ही ये योजना है, प्लानिंग है, कि एकाएक इतना बड़ा सभ्यता बन गया। एक तरफ लोग पाषाण काल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में उलझे हुए थे, कहीं कहीं ताम्र पाषाण आया था। तो जंगलों में रहते रहते अचानक ये लोग इतना सभ्य हो गए कि लोग नगर बना के रहने लगे। फिर बोला जाता है कि अचानक नगर जो है वो डिक्लाइन कर गया, फिर लोग जो है वो गाँवों में और आपका ग्रामीण सभ्यता में आ गए और फिर लोग जंगलों गुरों में रहने लगे। तो ये ऐसा कुछ नहीं था। तो पहले जब हम लोगों को साक्ष्य नहीं मिला था तब इतिहास का लोग ऐसे बोल के चले जाते थे। बाद में इनका जो विकास का भी क्रमिक साक्ष्य मिला और इसका विनाश यानी इसका पतन का भी क्रमिक साक्ष्य मिला। तो बताया जाता है कि एक आपका हाकड़ा क्षेत्र है, जहाँ पे जब हड़प्पा सभ्यता चल रहा था तो उस समय वहाँ पे 150 से भी ज़्यादा बस्तियाँ देखने को मिलती है, लगभग 174 बस्तियाँ देखने को मिलती थी। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया तो वहाँ पे मात्र केवल 50 बस्तियाँ देखने को मिलती है। यानी कि जो है वो आपका यहाँ पे ह्रास हुआ है, क्रमिक ह्रास हुआ है। नगरों में जनजीवन या जन समूह जो है वो या तो नष्ट हो गए होंगे या फिर अन्य क्षेत्रों में चले गए होंगे। तो नगरों में जो आपका जन समूह था वो या तो मर गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे, या फिर वो कहीं अन्य क्षेत्रों में जाके माइग्रेट कर गए होंगे। फिर एग्जाम्पल देखिएगा, हड़प्पा, बहावलपुर, मोहनजोदड़ो में जहाँ बस्तियाँ कम हुई है, वहीं गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, ऊपरी दोआब क्षेत्र में इत्यादि क्षेत्रों में बस्तियों की जो संख्या है बढ़ी है। तो ये भी एक चीज़ दिखाता है कि कहीं पे जो है वो बस्तियों की जो संख्या है वो आपका कम हो रहा है, तो कहीं पे बस्तियों की जो संख्या है उसमें वृद्धि हो रही है। कम की अगर बात करें तो आपका हड़प्पा, बहावलपुर, मोहनजोदड़ो यहाँ पे जो है वो बस्तियों की संख्या कम हो रही है। वहीं गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा और ऊपरी दोआब वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इत्यादि में बस्तियों की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। यानी कि यहाँ पे लोग माइग्रेट करके इधर आ रहे हैं। इन क्षेत्रों में जनसंख्या में भी आकस्मिक वृद्धि हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी इन क्षेत्रों में जो बताया भी, गुजरात, पूर्वी पंजाब, हरियाणा, ऊपरी दोआब वाला क्षेत्र, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ी अचानक, यहाँ पे बस्तियों की भी संख्या अचानक बढ़ी और यहाँ पे जनसंख्या में भी एकदम आकस्मिक वृद्धि जो है पाई गई। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका आकस्मिक वृद्धि हुआ है वो कहीं ना कहीं हड़प्पियाई लोगों का आना हुआ है, इसी कारण ये चीज़ हुआ है। फिर बताया जाता है कि हड़प्पा के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और क्षेत्रीय स्वरूप यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत उभरने लग गया होगा। इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। तो बताया जाता है कि हड़प्पा के दूरस्थ क्षेत्रों में
यानी कि हड़प्पा से जो जो भी दूर दूर वाले जो रीजन थे, जो जो भी दूर दूर वाले क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में क्या हुआ होगा कि उन क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग हैं, लोगों के जीवन में क्या हुआ होगा, धीरे धीरे परिवर्तन आया होगा और यहाँ से फिर जो है वो आपका क्षेत्रीय स्वरूप आने लग गया होगा। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए, तो ये बताया गया है कि हड़प्पा के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा और इससे जो है वो क्षेत्रीय स्वरूप यहाँ से फिर से उभरते या फिर उभरने लगा होगा। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, तो विद्वानों ने इस ह्रास के कारणों को खोजने की कोशिश की। तो विद्वान जो है वो अलग अलग विद्वानों ने ये जो ह्रास हुआ है, यानी कि ये जो डिप्रिसिएशन हुआ है, इसके कारणों को खोजने का वो लोग कोशिश भी करते हैं और उनका जो है तथा उनका मानना है कि अलग अलग नगरों या फिर बस्तियों का ह्रास अलग अलग कारणों से और अलग अलग समयों में हुआ है। तो बताया जा रहा है कि विद्वान जो है वो ये जो ह्रास हुआ है, इन सभी के कारणों को ढूंढने का, इन सभी के कारणों को खोजने का बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे और फिर उनका एक ही कंक्लूजन निकला और उनका ये चीज़ मानना था कि जो अलग अलग नगर या फिर जो अलग अलग बस्तियां हैं, इनका जो ह्रास है वो अलग अलग कारणों से हुआ है और अलग अलग समय पे हुआ। ऐसा नहीं कि एकाएक ये बाढ़ जैसी कोई भी आई घटना हुआ और एकाएक ये जो पूरा आपका नगर था वो पूरी तरीके से आपका डूब गया या समाप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों का जो ह्रास हुआ है वो अलग अलग कारणों से हुआ है और अलग अलग समयों पर हुआ है। ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अब तो आधुनिक खोजों के संदर्भ में यह बात कही जाने लगी है कि वास्तव में सभ्यता का विनाश हुआ ही नहीं है। अब तो जो खोज हुआ है, नया नया अन्वेंशन हो रहा है, खोज हो रहा है, इससे ये बात सामने आ रहा है कि वास्तव में इस सभ्यता का तो विनाश कभी हुआ ही नहीं था, बल्कि समय के साथ बदलते ज़रूरतों एवं पारिस्थितिकी परिवर्तनों ने ऐसे हालात उत्पन्न किए कि अन्य क्षेत्र आबाद होते गए और हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न नगरीय स्थलों का क्या हो गया, पतन होते चला गया। तो एक नया यहाँ से आ गया। बताइए, एक नया कहानी इधर चल रहा था और नया कहानी क्या था, तो नया कहानी जो है वो बोला जा रहा था कि इस सभ्यता का तो कभी विनाश हुआ ही नहीं है, बल्कि क्या हुआ कि समय के साथ साथ बदलते लोगों की ज़रूरतें बदलती है, पारिस्थितिकी जो है पर्यावरण जो है वो भी, उसमें भी परिवर्तन होते हैं। तो बोला जा रहा है कि समय के साथ बदलते ज़रूरतों और पारिस्थितिकीय परिवर्तनों ने ऐसे हालात उत्पन्न किए कि अन्य क्षेत्र में लोगों की वृद्धि होती गई, अन्य क्षेत्र और आबाद हो गए और ये जो हड़प्पा सभ्यता वाला जो विभिन्न क्षेत्र है, नगरीय क्षेत्र, ये धीरे धीरे पतन होते गए। तो इसका कारण बदलते ज़रूरतों और आपका पारिस्थितिकीय परिवर्तनों ये बताते हैं कि इसका कारण जो है वो ऐसा हालात उत्पन्न होने के पीछे क्या कारण रहा होगा। तो ज़रूरत बदल रहा है, तो बदलते ज़रूरतों और आपका पारिस्थितिकीय परिवर्तन ऐसे हालात उत्पन्न किए होंगे कि अन्य क्षेत्र आबाद हो रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है वो आपका नगरीय क्षेत्र वो पतन की ओर जा रहा है। तो ऐसा इनका मानना था। ठीक है। आगे देख लीजिए, सभी उपरोक्त कारणों साक्ष्यों के अभाव में मात्र अभिकल्पना ही बन रहे हैं। तो हम लोग जितना भी अभी तक कारण देखे हैं या जितना भी साक्ष्य देखे हैं, इन साक्ष्यों का अभाव तो रहा ही है, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, साहित्यिक तो कुछ मिला ही नहीं है। तो सभी उपरोक्त कारणों साक्ष्यों के अभाव में जो आप कल्पना कर रहे हैं, अभिकल्पना जो है वो मात्र अभिकल्पना ही है। क्या है? मात्र अभिकल्पना ही है। यानी कि केवल आप एजम्पशन लगा रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हुआ होगा। तो सभी उपरोक्त कारणों साक्ष्यों के अभाव में मात्र अभिकल्पना ही बन रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अभिभार्वों में नगरों, कस्बों और गांवों तथा शासकों, किसानों एवं खानाबदोश के बीच में संबंधों का नाजुक संतुलन था। तो बताया जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं, इसके हड़प्पा सभ्यता के अभिभार्वों में नगरों, कस्बों और गांवों तथा शासकों, किसानों और खानाबदोश लोगों के बीच में संबंधों का जो है वो नाजुक संतुलन था, बहुत ही नाजुक संतुलन था। और इसके अलावा जनसंख्या की प्रवृत्ति है और जो आपका पारिस्थितिकीय पर्यावरण जो संतुलन हो रहा था, मतलब ये परिवर्तन हो रहा था। तो इसके अलावा जनसंख्या का प्रकृति एवं पारिस्थितिकी के साथ संतुलन भी था
और इन सभी संबंधों की, इन श्रृंखलाओं की किसी भी कड़ी के टूटने से नगरों का पतन की शुरुआत हो सकती थी। अच्छा, क्या क्या था देखिए, हम लोग जानते हैं कि हम लोग सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक भी सीक्वेंस गड़बड़ाए तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया यहाँ पे कि सभी उपरोक्त जो भी कारण है, तो सभी उपरोक्त कारणों साक्ष्यों के अभाव में जो भी हम लोग बात बोलेंगे वो मात्र अभिकल्पना ही है। और बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो अभिभार वो में नगरों, कस्बों और गांवों तथा शासकों, किसानों और खानाबदोश लोगों के बीच में आपस में संबंधों का नाजुक संतुलन था। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जनसंख्या का जो प्रकृति था उसमें और पारिस्थितिकी के साथ संतुलन था। तो जनसंख्या का कैसा ट्रेंड होगा, कैसा प्रकृति होगा उसमें तो जनसंख्या कैसा होगा, कहीं पर ज़्यादा होगा कि कम होगा, बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा, वो सारा डिपेंड करता है कि आपका पारिस्थितिकी पर्यावरण जो है वो कैसा है, संतुलन है, क्या संतुलन है, उसके साथ आपका वही चीज़ दिखा रहा है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। अगर आपके अनुकूल अगर वातावरण रहा तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाइएगा, आपका जनसंख्या बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप उस में आप सर्वाइव नहीं कर पाइएगा तो जो है वो आपका संतुलन गड़बड़ा जाएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी है कि इसके अलावा जनसंख्या का प्रकृति और पारिस्थितिकी, इसके साथ भी संतुलन था जनसंख्या का। तो जनसंख्या का प्रकृति जो है वो, जनसंख्या का प्रकृति और पारिस्थितिकी इन दोनों के साथ संतुलन था। और बोला जा रहा है कि अगर इनके बीच में जो संबंध था, अगर इन संबंध में, इन श्रृंखलाओं में किसी भी या फिर कोई भी कारणवश कोई भी अगर कड़ी टूटता है तो इससे आपका सारा जो है वो सारा कुछ डिजास्टर हो जाता है अदरवाइज। और नगरों के पतन की जो शुरुआत है कहीं ना कहीं इससे भी हुई होगी, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये सब जो आपका कंक्लूजन है बहुत ही स्टैंडर्ड है, क्योंकि इसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा तभी ये सब चीज़ों को आप समझ पाइएगा, याद रख पाइएगा, ठीक ना। तो ये कारण यहाँ पे बनता है। तो क्या बताया गया कि सभी उपरोक्त कारणों साक्ष्यों के अभाव में मात्र अभिकल्पना ही बन रहे हैं और हड़प्पा सभ्यता के अभिभार्व में नगरों, कस्बों और गांवों तथा शासकों, किसानों एवं खानाबदोशों के बीच में संबंधों का नाजुक संतुलन था। इसके अलावा देखिए तो जनसंख्या का प्रकृति एवं पारिस्थितिकी के साथ संतुलन भी था और इन्हीं संबंधों में, इन श्रृंखलाओं की किसी भी कड़ी का अगर टूटना होता है तो इससे नगरों का जो है वो पतन का यहाँ से शुरुआत हो जाता है या फिर हो सकता है। तो ये सभी कारण आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लोग यहाँ से समझेंगे। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका, वो नेक्स्ट टॉपिक बनता है आपका क्या, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका होता है हड़प्पा सभ्यता का महत्व एवं प्रासंगिकता। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आपका हड़प्पा सभ्यता का क्या महत्व है और इस टॉपिक का हम लोग देखेंगे इसका क्या महत्व है और इसका क्या प्रासंगिकता है। महत्व मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर प्रासंगिकता की बात करें तो यानी कि इसका क्या रिलेवेंसी है। तो प्रासंगिकता जो है वो आपका हमेशा वर्तमान के साथ जोड़कर ही देखा जाता है कि वर्तमान में इसका क्या आपके साथ जोड़ के क्या इसका महत्व है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये वैसे तो एक ही पेज है, ये अभी हो जाता, लेकिन इसको हम लोग अभी नहीं कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग एक और क्लास लाएंगे। उस क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता का महत्व और प्रासंगिकता इसको तो देखेंगे। साथ ही साथ जो है वो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि अभी तक जितने भी हम लोग देखे हैं हड़प्पा सभ्यता का मैप देखेंगे, विश्व में भी देखेंगे, भारत का उत्तर पश्चिम वाला साइड में भी देखेंगे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता में जो आपका नगर नियोजन है, टाउन प्लानिंग है, यहाँ पे जो भवन है, यहाँ पे जो कांसे की मूर्ति मिली है, मृदभांड मिले हैं, यहाँ का सामाजिक जीवन, यहाँ का आर्थिक जीवन, यहाँ का धार्मिक जीवन, यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था कैसा नहीं था, इन सभी को हम लोग एक एक मैप के माध्यम से डायग्राम वग्राम में थोड़ा बहुत देखेंगे, ताकि आपका एक जो है ना, मतलब कि पिक्चर के माध्यम से देखिएगा तो वो चीज़ थोड़ा आपको ज़्यादा ही बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक क्लास और भी आएगा आपका, और उस क्लास में जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अभी तक हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति उद्भव देख चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग परिचय भी देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग हड़प्पा सभ्यता में उत्पन्न जो भी विवाद के कारण थे उसको देखें। हड़प्पा सभ्यता में जो है उद्भव के संबंध में इतिहासकारों का अलग अलग मत था, वो हम लोग देखें, जिसमें हम लोग देखें कि विदेशी सभ्यताओं का प्रभाव वाला भी सिद्धांत पढ़े, आर्य उत्पत्ति का भी सिद्धांत पढ़े, देशी क्रमिक सिद्धांत पढ़े।
उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था और इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल थे वो पढ़े। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग विशेषताओं की तरफ गए, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट पहचान, जिसमें हम लोग नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग की बात किए थे। और टाउन प्लानिंग में हम लोग भवन निर्माण, जल प्रबंधन, सड़कें, कुएं, अन्नागार, स्नानागार, इन सभी के बारे में पढ़े हैं। वहीं सेकंड टॉपिक हम लोग जो है वो इसके बाद जो है वो इसी में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन देखे थे। और सामाजिक जीवन को भी हम लोग टोटल 13 गो डायमेंशन में बांट के पढ़े थे। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन देखे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन देखे थे, जिसमें हम लोग टोटल 6 डायमेंशन में इसको बांट के पढ़े थे। कौन कौन? कृषि, विदेशी व्यापार, शिल्प एवं उद्योग, पशुपालन, उसके बाद व्यापार एवं व्यवसाय। इसके बाद जो है हम लोग 5वां नंबर टॉपिक पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन, जिसमें हम लोग टोटल जो है वो 8 डायमेंशन में इसको बांट के पढ़े थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में कला और स्थापत्य की बात करते हैं, इसको भी हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग नगर स्थापत्य की बात करें, कला स्थापत्य की बात करें और सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि है पिक्टोग्राफी वाला, उसको हम लोग देखें। इसके अलावा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन क्या हुआ था वो हम लोग देखे थे। इसमें अलग अलग इतिहासकारों के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोग मार्शल मैक के बारे में देखे जो कि बाढ़ के बारे में बोलते हैं। A.T. लैम्ब्रिक के बारे में पढ़े जो कि आपका सिंधु नदी का मार्ग परिवर्तन का यहाँ पे जिक्र करते हैं। D.P. अग्रवाल के बारे में पढ़े जो कि यहाँ पे कारण जो है वो सूखा बतलाते हैं, जो कि घग्गर नदी के किनारे ये था, घग्गर और आपका हाकरा नदी को कारण बतलाते हैं। व्हीलर जो है वो आर्यों से संघर्ष को यहाँ पे कारण बतलाते हैं। और फेयर सर्विस जो है वो आपका संसाधनों का अत्यधिक दोहन होने के कारण नगरीकरण जो डिक्लाइन हो गया, इसको ये बतलाते हैं। तो हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ तक जो टॉपिक है वो आपका डिटेल से हम लोग बढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम लोग थोड़ा सा केवल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व और इसका प्रासंगिकता देख लेंगे। और इसके बाद जो है वो हम लोग थोड़ा सा इसके बाद जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो चित्र के माध्यम से इसको हम लोग एक बार पूरे टॉपिक को गो थ्रू कर लेंगे। और उसके बाद जो है वो आपका ये वाला जो टॉपिक है टोटल 7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 लेक्चर में ये तो हमारा लेक्चर नंबर 6 है जो कि अभी चल रहा है, ऑन गोइंग है। इसके अलावा एक और लेक्चर आएगा 7वां नंबर का क्लास आएगा, और उसमें हम लोग जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में थोड़ा बहुत जो बचा खुचा है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप इस तरह से देखिएगा तो अगर आप कभी भी ये 7 वीडियो देखिएगा तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता कभी भी पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेंस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं हम, केवल मेंस के लिए बोल रहे हैं, तो कभी भी आपको पढ़ने का यहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। इसके अलावा आप पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत फैक्ट पढ़ लीजिएगा इसके बारे में, फिर आपका यहाँ से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो ही गया है। कल की क्लास में केवल हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व और प्रासंगिकता देख लेंगे, और थोड़ा बहुत बचा हुआ जो भी पार्ट था उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत कल की क्लास में देख लेंगे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, इस टॉपिक को, इस क्लास को हम लोग मतलब यहीं पे रहने देते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए लेक्चर के साथ में। तो तब तक बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।